हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में और इनर्शिया के बारे में, ओके। तो फोर्स तो क्या होता था, हमारा फोर्स होता था कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर मैं पुल या पुश लगाता हूँ तो वही क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, फोर्स की वजह से कोई चीज़ अगर रेस्ट के अंदर है तो मोशन के अंदर आ सकती है, अगर मोशन के अंदर है तो रेस्ट के अंदर आ सकती है, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू करता है अपनी सेम स्टेट ऑफ मोशन को। अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है तो इनर्शिया की वजह से रेस्ट के अंदर ही रहना चाहेगी, अगर मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर ही रहना चाहेगी, ठीक है। तो ये हम कल की क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है हमने, किसके बारे में, फोर्स और इनर्शिया के बारे में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो इस लॉ को हम समटाइम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी जस्ट डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया से ही समवट ये रिलेटेड है। तो हमने कल क्या देखा था कि कोई भी बॉडी है वो क्या रहती है, वो रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर ही रहेगी, मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करें, स्टेट का भी मैंने कल मतलब बताया था आपका, स्टेट का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट के अंदर है और मोशन के अंदर है, तो यही इसी को हम क्या बोल देते हैं, उस बॉडी की स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमको रिक्वायरमेंट होगी एक एक्सटर्नल फोर्स की, ओके। तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं उसकी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोल सकते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए बॉडी, और लिख दीजिए आप एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी its state of motion, state of rest और मोशन, या तो रेस्ट में भी हो सकता है या फिर मोशन में भी हो सकता है, until or unless some external force is not acting on it, ओके। तो मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज, अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहेगा, अगर वो मोशन के अंदर एक स्पीड से जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लग जाए, ठीक है। ये मतलब है इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अगर हमारे, मैं कोई आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, ये कोई ब्लॉक है मेरा, ये रेस्ट के अंदर है, ये क्या है मेरा, रेस्ट के अंदर है। अगर मेरे को इसको मूव करवाना है तो इसकी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इसकी, कंटिन्यू टू इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अंटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। अगर हम इसकी मोशन को, इसकी स्टेट को हम चेंज करना चाहते हैं तो इसकी स्टेट तभी हम चेंज कर सकते हैं जब कोई इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी ये रेस्ट से किसके अंदर आ सकता है, मोशन के अंदर आ सकता है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि कोई मेरा ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ये अपनी थ्रू आउट लाइफ कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सपोज कर लीजिए इसके ऊपर नहीं लग रहा है तो ये कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा और इसकी स्पीड भी हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी ये यहाँ पे है, ठीक है। v स्पीड से कंटिन्यूसली थ्रू आउट इट्स लाइफ ये कंटिन्यू करता रहेगा इसी स्पीड से, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है
ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, हो सकता है इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये रेस्ट के अंदर भी आ जाए। ओके, तो यही है मेरा क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं एक और पॉइंट इसके बारे में, टू चेंज, इसका मीनिंग क्या है, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, an external force is required. An external force is required. ठीक है, तो ये चीज हम इसके थ्रू समझ सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ से, कि अगर हमको इनकी स्टेट चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में लाना है, या फिर इसकी जो वेलोसिटी है ये मोशन के अंदर है तो इसको रेस्ट के अंदर लाना है, या फिर इसकी स्पीड हमको चेंज करनी है, तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये ही मतलब है इसका, किसका, न्यूटन फर्स्ट लॉ का। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा है न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है, तो रेस्ट के अंदर ही रहना चाहेगी, ये हम इनर्शिया में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, रेस्ट से मोशन के अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो कंटिन्यू करेगी मोशन के अंदर ही। ठीक है, अगर हम उसकी स्पीड को चेंज करना चाहते हैं या फिर उसको रेस्ट के अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो आई होप दैट दिस फर्स्ट लॉ इज क्लियर टू यू। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कंप्लीट चैप्टर का। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं मैं, वो है आपका क्या, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। देखिए बेटा, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये जो हमारा जो चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो आपको जैसे न्यूटन सेकंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो न्यूटन सेकंड लॉ में से ही हमारी प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम बनती है वो पूरी न्यूटन सेकंड लॉ से बनती है हमारी। ठीक है, तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ही अप्लीकेबल होता है हर जगह जहाँ पे मोशन होता है। तो ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ तो है वो जस्ट डेफिनेशन है उसकी, तो उसका अंदर कोई हमारा मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन है नहीं किसमें, फर्स्ट लॉ में। तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड लॉ से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो आप सेकंड लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता हो अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं FBD, जो फ्री बॉडी डायग्राम है, वो कैसे बना सकता हूँ। तो आपको हर एक प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको FBD बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉब्लम है उनको आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जितने भी तरह के 2 तरह के या 3 तरह के या मल्टीपल तरह के जितने भी तरह के फोर्स लगते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। ओके, तो एक बार इसकी डेफिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग भी समझेंगे। तो इसमें क्या करते क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the forces
acting on a body, acting on a body, acting on a body with the help of, with the help of aerodiagram, aerodiagram, by considering the body, by considering the body as a point object, as a point object. ओके तो बेटा इसमें क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो आपको जितने भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, एरोडायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उनको, ठीक है। और जब ये फोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पे क्या मान लेते हैं, जो बॉडी है उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं, सपोज कर लीजिए ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा कोई ब्लॉक है, ओके। अभी मेरे को नहीं पता कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की साइड लग रहा है mg, ओके। एक फोर्स राइट साइड में एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूं इसके ऊपर F। एक सपोज कर लीजिए कि इसके ऊपर F1 फोर्स राइट साइड में लग रहा है, F2 फोर्स सपोज कर लीजिए इसके ऊपर की साइड लग रहा है, ठीक है। ये तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, ओके। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर ये तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो बॉडी ये है, जितने भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं इनको मैं एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो बॉडी है उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो मेरे को अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका, एम का, तो मैं लिख सकता हूं FBD ऑफ ब्लॉक M। तो अगर इसका ब्लॉक M का मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कैसे बना सकता हूं, देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बार बार नहीं लिखूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम की जगह मैं FBD लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो FBD अगर इस ब्लॉक का बनाना है तो मेरे को, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और एरो की हेल्प से जितने भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं या फिर इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं वो मैं एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपका mg नीचे की साइड लग रहा है, तो mg को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एरो की हेल्प से कि ये नीचे की साइड लग रहा है। ये फोर्स F1 लग रहा है आपके राइट साइड में, तो इस फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि F1 फोर्स लग रहा है, ये मेरा राइट हैंड साइड में लग रहा है, और F2 फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये मैंने ऊपर की डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा दिया, ओके। तो ये हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक M, ओके। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, FBD में हम करते क्या है, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लगते हैं उनको हम एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम FBD बनाते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी बॉडी है वो नो मैटर उसकी साइज कितनी है, वो कितना भी बड़ा है, हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसको मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, और एरो की हेल्प से जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो मैं सारे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपका जो mg लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर दिया। F1 लग रहा है राइट हैंड साइड में लग रहा है, तो वो भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, और F2 आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो भी मैंने इस एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यही है मेरा FBD, ओके। यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा बहुत सिंपल लग रहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेरे को बस फोर्स ही रिप्रेजेंट करने हैं। लेकिन बेटा रहता क्या है कि जब आपको प्रॉब्लम दी जाती है तो काफ़ी सारे फोर्सेस हैं जो आपको दिए पता नहीं होते, वो बिल्कुल जैसे प्रॉब्लम जैसे आपको दे दी तो आपको पता नहीं होंगे वो फोर्स कौन से लग रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, वो फोर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लग सकते हैं, ओके। जब आपको नॉलेज होगी कि कौन कौन से फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर लग सकते हैं तभी आप ये डायग्राम बना पाएंगे, तभी आपको ये पता लग पाएगा
कि ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग सकते हैं, और उसके बाद ये सिंपली आप एफबीडी उस बॉडी का बना सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में कि किसी भी बॉडी के ऊपर कौन कौन से टाइप के फोर्स लग सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये टाइप के फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, उसके बाद आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो आप ये डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए और इसका मतलब भी जान लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम में ही टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेज से ही आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो मैंने F1, F2, F3 आपको बता दिया ऑलरेडी, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी आपको तो ऐसा कुछ दिया नहीं होगा आपको कि ये फोर्स लग रहे हैं सारे, तो बहुत सिंपल हो जाएगा अगर सारे फोर्स आपको दे दिए जाए तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लग सकते हैं। तो एक बार आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तो उसके बाद आप उसका एफबीडी बना देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेज, तो सबसे फर्स्ट जो फोर्स लगता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो वो लगता है उसके ऊपर क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फर्स्ट टाइप का फोर्स है वो कौन सा हो सकता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा कि अर्थ की क्या टेंडेंसी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ ही खींचती है। ठीक है, तो अर्थ की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी सेंटर की तरफ एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। ठीक है, तो अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज द फोर्स experienced by an object due to gravitational pull of earth। gravitational pull of earth, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा तो वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज द मैग्नीट्यूड और value of this force is mg। अगर आपसे पूछ ले कि कितना वैल्यू होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने फोर्स से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो फोर्स की जो वैल्यू होती है, द मैग्नीट्यूड और द वैल्यू ऑफ उस फोर्स की क्या वैल्यू होती है उसकी, mg। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूं, here m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है या जो भी बॉडी है इस अर्थ के ऊपर, उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है आपका। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर उस बॉडी के ऊपर, वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। जहां पे m क्या है, here m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g is acceleration due to gravity, acceleration due to
gravity. And value of G is 9.81. बेटा ये G आपका उसके अंदर भी आया था जब हमने इससे पहला जो फर्स्ट चैप्टर जब आपको डिस्कस किया था मोशन चैप्टर, तो वहां पे भी मेरी जी की वैल्यू आई थी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस की तरफ आता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैंने आपको बताया था, वो होती है 9.81। तो कुछ प्रॉब्लम्स में जैसे आपको डायरेक्टली दिया जाता था कि वो 10 के इक्वल होता है, तो मैंने बताया था कि वो आपको 10 ही मान के चलना है। अगर आपको नहीं दिया होता तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि ऑलवेज आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करके चलते हैं कितना 9.8। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81। अगर मैंने आपसे यूनिट पूछी इसकी, तो यूनिट क्या होगी, तो यूनिट इसकी होगी किसके इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल ही होगी। तो इसका जो एक्सेलरेशन की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आप प्रॉब्लम्स में केवल 9.8 लेके चल दीजिए। अगर आपको नहीं दिया है ना जी की वैल्यू कुछ भी, तो आप 9.8 लेके चल दीजिए। ओके, तो एक चीज क्लियर हुई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो हमेशा कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक फोर्स तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर होगी। ठीक है, m क्या होता है, मास होता है, g क्या होता है, ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी की वैल्यू मैंने आपको बता दी, वो कितनी होती है 9.81। दूसरी चीज, चलो ये एक्सपीरियंस तो कर रहा है, तो और ये जो फोर्स रहता है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में लगेगा वो भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट in vertically downward direction, vertically downward direction। vertically downward direction। ओके, तो बेटा ये दो पॉइंट है आपको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे पॉइंट है जो आपको याद रखने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो हमेशा उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा। आप आंख बंद करके ये यकीन कर लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे उसकी वैल्यू होगी mg के बराबर। g की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे बेटा 9.81। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप बोलेंगे वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे ऊपर हमारे स्पेस नहीं है नीचे, तो मैं ऊपर एक डायग्राम बना रहा हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि ये कोई ब्लॉक है, इसका मास है m, इस ब्लॉक का मास है m। तो अगर ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो आप एक चीज तो आंख बंद करके यकीन कर लीजिए, कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी mg के। ओके, तो हमेशा अगर कोई भी ब्लॉक अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा। वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू आप बोलेंगे mg के इक्वल होगी। ठीक है, तो एक टाइप का फोर्स तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी ब्लॉक हमारे को दिए जाएंगे वो हमेशा आपको सी बात हो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही रखे जाएंगे, जितने जो भी ब्लॉक है, तो एक फोर्स तो हमेशा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो आप कि नीचे की तरफ लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी mg। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जैसे एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द
फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, find the gravitational force acting on a body acting on a block लगा लीजिए आप, acting on a block of mass 2 किलोग्राम। ओके, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है किसके ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर निकालना है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम। ओके, तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं। तो लेट्स से ये कोई हमारा 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, अगर ये आपके सरफेस के ऊपर है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है mg के बराबर। तो यहाँ पे m कितना दिया हुआ है आपका, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपका 2 किलोग्राम, और g आपको पता होता है, g की वैल्यू क्या होती है आपकी, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड, आपको अगर दिया हुआ नहीं है तो। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोल सकते हैं वो आपका होगा कितना, mg के इक्वल, mg। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू है आपकी 2 किलोग्राम। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है कि आप हमेशा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है तो 9.8 कंसीडर कर लेते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 8 जा 16 कैरी 1 2 9 18 और 19.6 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, और फोर्स की अगर मैंने आपसे पूछ ली यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है आपकी, न्यूटन। ओके, तो इतना फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर 19.6 न्यूटन। ओके बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, अभी एक और टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो बेटा मैं पूरा रब कर रहा हूं इसको। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट या ब्लॉक के ऊपर अगर मेरे को कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं, तो एक टाइप का तो फोर्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसके ऊपर लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, mg के इक्वल। ओके, तो दूसरा जो टाइप का फोर्स जो लग सकता है वो कौन सा लग सकता है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नॉर्मल रिएक्शन एन आर, इसको एन भी लिख देते हैं, कई बुक में आर भी लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो मैं आर लेके चल रहा हूं यार, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो सबसे पहली चीज तो जैसे कि आपको पता था कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो पढ़ा था कि अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है कोई भी ऑब्जेक्ट तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, तो दूसरी चीज आती है कि दूसरा टाइप का जो फोर्स लग सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लग सकता है कब, नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। अब कंडीशन आती है कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कब, ये किस टाइप का फोर्स होता है, ये लगेगा तो लगेगा कितना और इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन लगता कब है। तो नॉर्मल रिएक्शन इट ऑलवेज एट ये भी बेटा टाइप ऑफ फोर्स ही है, नॉर्मल रिएक्शन भी। इट ऑलवेज एट व्हेन देयर इज physical contact between the two surfaces, physical contact between the two surfaces। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा बेटा, कभी भी दो सरफेस के बीच में अगर
फिजिकल कांटेक्ट है तो हमेशा ही नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये एक एग्जांपल ही मैं यहाँ पे साइड में लिख के लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सपोज कर लीजिए ये मेरा ग्राउंड का सरफेस है, कोई भी फ्लोर है अलग से, ओके, ये हमारी फ्लोर है और इसके ऊपर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है। तो मैंने पूछा है एक तो फोर्स आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के सरफेस के ऊपर और नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा आपको किसके बारे में सोचना है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बताया आपको, नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा, इट ऑलवेज एक्ट व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस, जब दो सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। तो यहां पे आप देखिए, एक तो मेरा क्या है, ब्लॉक है, एक है मेरा फ्लोर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ब्लॉक फ्लोर को टच कर रहा है, तो आप ऑफकोर्स सी बात है आप बोलेंगे कि ब्लॉक फ्लोर को, ये जो मैंने यहां पे ये मोटी वाली जो लाइन ड्रा की, यहां पे ये ब्लॉक इसको टच कर रहा है। अगर ब्लॉक इसको टच कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये फिजिकल कांटेक्ट में है। किससे कांटेक्ट में है, फ्लोर से। बात आ गई समझ में। तो ये ब्लॉक जो हमारा है ये क्या है, फिजिकली कांटेक्ट कर रहा है किससे, फ्लोर से। अगर दो सरफेस, तो यहां पे एक तो ब्लॉक हो गया और एक फ्लोर हो गया, इन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब दोनों सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं फिजिकल कांटेक्ट है, तो 101% आप बोल सकते हैं कि अगर फिजिकल कांटेक्ट है किसी भी दो सरफेस के बीच में तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन वहां पे लगेगा। बात आ गई समझ में। ओके, एक और जैसे मैं आपको केस देता हूं। सपोज कर लीजिए कि ये वाला जैसे ब्लॉक है, ये सपोज कर लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर है और ये कोई वॉल है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये कोई वॉल है और यहां पे कोई ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये टच कर रहा है किसको, फ्लोर, ये वॉल को भी और नीचे वाली फ्लोर को भी। तो मैंने आपसे पूछा कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो आप देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन के लिए सबसे पहली चीज क्या देखनी है मेरे को कि फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि फ्लोर के साथ तो है इसका फिजिकल कांटेक्ट, यहां पे है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन तो जरूर लगेगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि वॉल के साथ भी इस ब्लॉक का, ये जो हमारा ब्लॉक था इसका वॉल के साथ भी फिजिकल कांटेक्ट है, यहां पे टच कर रहा है ना वॉल को ये, तो यहां पे भी एक फिजिकल कांटेक्ट है, तो इसका मतलब यहां पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, तो जितने फिजिकल कांटेक्ट उतने ही आपके नॉर्मल रिएक्शन, ये भी चीज आप याद रख लेना। ओके, तो जितना भी फिजिकल कांटेक्ट होंगे, जहां जहां पे भी फिजिकल कांटेक्ट होगा वहां पे आपका क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मैं डिस्कस करता हूं अभी। एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, इट ऑलवेज एक्ट व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। अब जो दूसरी जो चीज है वो क्या देखनी है पड़ेगी हमको कि किस डायरेक्शन में लगेगा। हमको ये तो पता चल गया कि जब भी किसी भी टू सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तो हमेशा क्या लगता है, उन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन की और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमको अभी फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए, तो 1 मिनट। ओके बेटा, अभी जैसे आपको कल मैं डिस्कस कर दूंगा इसको कंप्लीट, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आपका पूरा कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। अभी तो आप बस इतना ही पढ़ लीजिए कि जब भी दो सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा तो आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंप्लीट हो गया आपका, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है। और इस यहां तक अगर नॉर्मल रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रह गया है, तो लेकिन आपका एक पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया कि नॉर्मल रिएक्शन लगता कब है। ओके, तो कल इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं कंप्लीटली आप लोगों से डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, और कल इससे रिलेटेड कुछ अच्छी प्रॉब्लम भी देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड। ओके, सो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।